जरा सोचिए कि पैसे के बारे में हमने जो कुछ भी सीखा है, अगर वो कहानी का सिर्फ एक ही पहलू हो, तो क्या होगा अगर पैसे को लेकर दो बिल्कुल अलग, यहां तक के विपरीत विचारधाराएं हों। एक तरफ हैं वो पिता जो कहते हैं खूब पढ़ो, मेहनत करो, अच्छी नौकरी पाओ, और दूसरी तरफ वो जो कहते हैं पैसे को समझो ताकि पैसा तुम्हारे लिए काम करे। आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे पास है रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड का एक हिंदी सारांश। और ये किताब सिर्फ निवेश के बारे में नहीं है, ये दो पिताओं की कहानी है, एक पुअर डैड और दूसरे रिच डैड। हमारा मकसद है इन दो बिल्कुल अलग वित्तीय दर्शनों को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बुनियादी जो टक्कर है वो पैसे को देखने के नजरिए में ही है। पुअर डैड, जो एक पढ़े लिखे सरकारी कर्मचारी थे, वो अक्सर कहते थे कि पैसे का मोह सारी बुराइयों की जड़ है। ये एक ऐसी बात है जो हम में से कई लोगों ने शायद सुनी भी होगी। हाँ, बहुत आम धारणा है ये। बिल्कुल, ये पैसे को एक नेगेटिव ताकत के तौर पर देखती है। लेकिन रिच डैड, जो एक बिजनेसमैन थे, इसका बिल्कुल उल्टा कहते थे। उनका मानना था कि पैसे की कमी सभी बुराइयों की जड़ है। एक ही चीज को लेकर ये कितना बड़ा विरोधाभास है। हाँ, यहाँ जो बात आकर्षक है वो इन दो वाक्यों के पीछे की मानसिकता है। ये सिर्फ लालच के बारे में नहीं है ना। पहला दृष्टिकोण कि पैसे का मोह बुराई है, वो आपको पैसे से एक तरह से दूर रहने को कहता है, उससे डरने को, और नतीजा आप एक पैसिव फाइनेंशियल लाइफ जीते हैं। जबकि दूसरा दृष्टिकोण कहता है कि पैसा एक टूल है, एक साधन, और इसकी कमी ही वो तनाव, सीमित अवसर और असली समस्याओं की जड़ है। हाँ, ये डर की मानसिकता से सशक्तिकरण की मानसिकता की तरफ एक बदलाव है। बिल्कुल, ये डर में जीने से अपने हाथ में कंट्रोल लेने वाली सोच का फर्क है। और ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है ना। ये मानसिकता तो जीवन के हर पहलू पर लागू होती है। सही बात है। क्या आप समस्याओं से डर कर पीछे हट जाते हैं या उन्हें हल करने के लिए एक अवसर के रूप में देखते हैं? बिल्कुल सही। पैसा सिर्फ एक लक्षण है, असली खेल तो मानसिकता का ही है, और ये मानसिकता रोजमर्रा के फैसलों में साफ दिखती है। हाँ, जैसे कि जब कोई महंगी चीज खरीदने की बात आती है, पुअर डैड का सीधा जवाब होता था, मैं इसे नहीं खरीद सकता। बात खत्म। हाँ, बात खत्म। ये एक पूर्ण विराम की तरह है जो आपके दिमाग के दरवाजे बंद कर देता है। वहीं रिच डैड ने इस वाक्य पर ही पाबंदी लगा रखी थी। वो इसके बजाय एक सवाल पूछते थे, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ? ये एक बंद दरवाजे को खोलने की चाबी जैसा है। ये आपके दिमाग को तुरंत प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में डाल देता है। हाँ, ये एक बंद कथन और एक खुले सवाल के बीच का अंतर है ना? मैं नहीं खरीद सकता एक अंत है, मतलब आपने अपनी सीमा मान ली, लेकिन मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, ये एक वित्तीय रणनीति की शुरुआत है। ये सवाल आपको अपनी आय, संपत्ति और योजनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। सही है। हो सकता है आपको कोई साइड बिजनेस शुरू करना पड़े, कोई नया स्किल सीखना पड़े, या कोई छोटा निवेश करना पड़े। ये रचनात्मकता पर जोर देता है। लेकिन एक मिनट, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, ये सोचना थोड़ा खतरनाक भी तो हो सकता है। मेरा मतलब है कि क्या ये लोगों को अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च करने और क्रेडिट कार्ड के कर्ज में डूबने के लिए उकसा नहीं सकता? आज की बाय नाउ पे लेटर वाली दुनिया में तो ये सोच उल्टी पड़ सकती है। ये एक बहुत ही जायज सवाल है, और यहाँ किताब का जो नुआंस है उसे समझना जरूरी है। रिच डैड का मतलब ये नहीं था कि आप कर्ज लेकर अपनी चाहते पूरी करें। उनका मतलब था कि आप अपने दिमाग को वो रास्ता खोजने के लिए ट्रेन करें जिससे आप उस चीज को खरीदने के लिए आय उत्पन्न कर सकें। अच्छा, आय उत्पन्न करना। हाँ, उनका सवाल ये नहीं था कि मैं इसे खरीदने के लिए पैसा कहाँ से उधार लूं, बल्कि ये था कि इसे खरीदने के लिए मैं कौन सा एसेट बना सकता हूँ। ये आपको उपभोक्ता बनाने के बजाय एक निर्माता या निवेशक बनाने की ट्रेनिंग है। ये बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा, तो ये कैसे का मतलब है आय का स्रोत बनाना, ना कि कर्ज का। ये सक्रिय बनाम निष्क्रिय वाली सोच जोखिम लेने की पूरी बहस को ही बदल देती है ना, क्योंकि अगर आप सक्रिय हैं तो आप जोखिम से भागेंगे नहीं, उसे समझने की कोशिश करेंगे। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और यहीं पर हम दोनों पिताओं के बीच एक और बड़े अंतर पर आते हैं। पुअर डैड की सलाह हमेशा यही होती थी, सुरक्षित खेलो, जोखिम मत उठाओ। उनका पूरा ध्यान जॉब सिक्योरिटी, पेंशन, इन सब पर था। जो कि गलत नहीं है, लेकिन हाँ, गलत नहीं है, पर यह एक सीमित दायरा है। जबकि रिच डैड सिखाते थे, जोखिम को मैनेज करना सीखो,
ये सिर्फ लापरवाह होने और सुरक्षित रहने के बीच का अंतर नहीं है। यह जोखिम से पूरी तरह बचने, जो आज की बदलती दुनिया में खुद एक बहुत बड़ा जोखिम है, और जोखिम को समझने, उसका आकलन करने और उसे कम करने के बीच का अंतर है। तो उनका मतलब था कि जोखिम तो रहेगा ही, उसे मैनेज करना सीखो। बिल्कुल। और इसे मैनेज करने का सबसे बड़ा हथियार है वित्तीय साक्षरता, मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी। जब आप निवेश, बाजार या व्यापार को समझते हैं तो आप बेहतर फैसले ले सकते हैं। हर नुकसान एक सबक है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, बड़ा जोखिम क्या है? ज्ञान के साथ सोच समझकर उठाया गया कदम, या अज्ञानता में कुछ न करना और मौकों को हाथ से जाने देना? इस सवाल तो सोचने पर मजबूर करता है। और अब उस बिंदु पर आते हैं जिसने मुझे पहली बार ये किताब पढ़ते हुए सबसे ज्यादा चौंकाया था। जब मैंने पहली बार ये पढ़ा कि घर एक दायित्व है, तो सच कहूं मेरा दिमाग ही घूम गया था। ये उस हर बात के खिलाफ है जो हमें बचपन से सिखाई जाती है, खासकर भारतीय समाज में। हमारा घर तो हमारी सबसे बड़ी जमा पूंजी माना जाता है। हाँ, ये बहुत बड़ा शौक होता है कई लोगों के लिए। लेकिन रिच डैड का कहना था कि मेरा घर एक दायित्व है, संपत्ति नहीं। ये कैसे हो सकता है? क्या आप इसे और सरल शब्दों में समझा सकती हैं? जरूर, क्योंकि ये इस किताब का सबसे मौलिक और शायद सबसे विवादित सिद्धांत है। इसे समझने के लिए हमें रिच डैड की संपत्ति और दायित्वों की परिभाषा को समझना होगा, जो बहुत सीधी है। संपत्ति यानी एसेट, वो है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, और दायित्व यानी लायबिलिटी, वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। बस, परिभाषा यहीं खत्म। कैश फ्लो पर आधारित परिभाषा, मतलब पैसा आ रहा है या जा रहा है। एग्जैक्टली। अब इस परिभाषा के हिसाब से उस घर के बारे में सोचिए जिसमें आप रहते हैं। हर महीने आप उसकी ईएमआई भरते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, रखरखाव और मरम्मत पर खर्च करते हैं। ये सारा पैसा आपकी जेब से लगातार बाहर जा रहा है। इसलिए रिच डैड के कैश फ्लो के नजरिए से आपका अपना घर एक दायित्व है। ठीक है, ये समझ में आया। तो फिर संपत्ति क्या होगी? संपत्ति वो होगी जो आपकी जेब में पैसा डाले। जैसे एक फ्लैट जिसे आपने खरीदकर किराए पर दे दिया है। अगर उसका किराया आपकी ईएमआई और दूसरे खर्चों से ज्यादा है, तो हर महीने आपकी जेब में कुछ पैसा आ रहा है, तो वो फ्लैट एक संपत्ति है। एक बिजनेस जो प्रॉफिट कमा रहा है, वो एक संपत्ति है। स्टॉक, बॉन्ड। हाँ, स्टॉक, बॉन्ड या म्यूचुअल फंड्स जिनसे आपको डिविडेंड या रिटर्न मिलता है, वो संपत्ति हैं। फर्क साफ है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने 50 लाख का घर खरीदा। हर महीने ईएमआई, टैक्स और मेंटेनेंस मिलाकर जेब से 40,000 रुपए जा रहे हैं। तो ये एक दायित्व है। सही। अब सोचिए, अगर वही 50 लाख रुपए किसी ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में लगे होते जिससे हर महीने 50,000 का किराया आता, तो सारे खर्चे निकालकर भी शायद 10,000 रुपए हर महीने जेब में आते। अच्छा, कॉस्ट का घर में फंसा हुआ वो 50 लाख रुपए अगर कहीं और लगा होता, तो वो आपके लिए कैश फ्लो उत्पन्न कर सकता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि घर खरीदना एक गलत फैसला है? नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब ये नहीं कहती कि घर मत खरीदो। ये कहती है कि उससे अपनी सबसे बड़ी संपत्ति या निवेश समझने की गलती मत करो। पहले अपनी संपत्ति का कॉलम बनाओ, यानी ऐसे निवेश करो जो कैश फ्लो पैदा करे, और फिर जब उस कैश फ्लो से इतनी आमदनी होने लगे, तब उससे अपना घर खरीदो। मतलब आपकी संपत्ति आपके दायित्व का खर्च उठा रही है? बिल्कुल, ना कि आप अपनी नौकरी की तनख्वाह से उसे ढो रहे हैं। ये सोच का एक क्रांतिकारी बदलाव है। वाकई ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। और ये नजरिया आखिरकार हमें उस सवाल पर ले आता है कि हम शिक्षा क्यों हासिल करते हैं। दोनों पिताओं का इस पर भी नजरिया बिल्कुल अलग था। पुअर डैड, जो खुद एक शिक्षाविद थे, उनका मंत्र था खूब पढ़ाई करो ताकि तुम्हें एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सके। ये एक सुरक्षित रास्ता है, एक अच्छा कर्मचारी बनने का रास्ता। इसके विपरीत रिच डैड की सलाह थी, खूब पढ़ाई करो ताकि तुम एक अच्छी कंपनी खरीद सको। हाँ, ये मानसिकता में एक जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी पाना नहीं, बल्कि अवसर पैदा करना और उन पर नियंत्रण रखना है। एक रास्ता आपको किसी और के सिस्टम के लिए काम करने वाला एक पुर्जा बनाता है, जबकि दूसरा रास्ता आपको सिस्टम का मालिक बनाता है। मतलब एक आपको सिखाता है कि तनख्वाह के लिए कैसे काम करें। पुअर डैड की दुनिया में आपकी आय आपकी नौकरी पर निर्भर करती है। आप सक्रिय रूप से काम करते हैं तो पैसा आता है। रिच डैड की दुनिया में आपका लक्ष्य है
कि आपकी आय आपकी संपत्तियों पर निर्भर करे। आपका बिजनेस, आपके निवेश, इस दुनिया में आप सो भी रहे होते हैं तब भी आपकी संपत्ति आपके लिए पैसा कमा रही होती है। शिक्षा दोनों के लिए जरूरी है, लेकिन उसका अंतिम लक्ष्य बिल्कुल अलग है। हाँ, एक का लक्ष्य है कॉर्पोरेट लैडर पर चढ़ना, दूसरे का लक्ष्य है उस लैडर का मालिक बनना। तो इन सभी बिंदुओं को एक साथ देखने पर एक साफ तस्वीर उभरती है। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि कोई कितना पैसा कमाता है, बल्कि पैसे, काम और जीवन के बारे में उसकी मानसिकता और वित्तीय साक्षरता के बारे में है। बिल्कुल। पुअर डाइट की सोच सुरक्षा और स्थिरता पर आधारित थी, जो डर से प्रेरित थी, जबकि रिच डाइट की सोच स्वतंत्रता और संपत्ति निर्माण पर थी, जो अवसरों से प्रेरित थी। यह स्रोत सामग्री हमारे सामने दो रास्ते रखती है, कर्मचारी की मानसिकता और निवेशक या उद्यमी की मानसिकता। हाँ, एक रास्ता स्थिरता देता है, जबकि दूसरा ज्यादा स्वतंत्रता लेकिन ज्यादा अनिश्चितता के साथ आता है। और ये हमें आज के अंतिम विचार के लिए एक दिलचस्प मोड़ पर छोड़ देता है। हाँ, सोचने वाली बात यह है कि क्या ये दोनों रास्ते एक दूसरे से पूरी तरह अलग हैं? या आज की दुनिया में किसी के पेशे की परवाह किए बिना क्या दोनों मानसिकता के तत्वों को मिलाना संभव है, या शायद जरूरी भी है? क्या एक अच्छा डॉक्टर या इंजीनियर अपनी नौकरी करते हुए एक निवेशक की तरह नहीं सोच सकता? क्या वो अपनी तनख्वाह का इस्तेमाल संपत्ति बनाने के लिए नहीं कर सकता, ताकि एक दिन उसकी आय सिर्फ उसकी सक्रिय मेहनत पर निर्भर न रहे? शायद असली सबक इन दो चरम सीमाओं के बीच संतुलन खोजने में है, न कि किसी एक को पूरी तरह से खारिज करने में।